हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवाद जो राष्ट्रवाद का जो चरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस चरण में क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई है, इससे पूर्व जो चरण था जो उदारवादी चरण, उसमें क्या कमियां थी, क्यों वो असफल रहा उग्रवादी राष्ट्रवाद के चिंतकों के अनुसार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शुरुआती जो सदस्य थे बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान और शिक्षाविद थे और उदारवादी धारा से वो ताल्लुक रखते थे और उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो इतना बुरा शासन नहीं है, यदि हम इनको सहयोग प्रदान करके और संवैधानिक सुधारों में विश्वास जताकर धीरे धीरे इनका हृदय परिवर्तन करके हम इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं जो उनके सामने रखेंगे जिससे कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये हमारे संवैधानिक सुधारों के लिए प्रेरित हो जाए। लेकिन इनकी जो कार्यशैली थी, इस कार्यशैली से नाखुश होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई धारा का उदय हुआ जिसमें अधिकांश युवा वर्ग के लोग थे। वो ये मानते थे कि जो उदारवादियों की जो शैली है कार्य करने की या जो अंग्रेजी शासन है उनसे वार्तालाप करने की जो शैली है वो अनुनय विनय की है, जिसको इन्होंने भिक्षावृत्ति का भी नाम इन्होंने दिया था कि भाई हमें इस प्रकार की नीतियों से हमारा काम नहीं चलेगा। यदि हमें जो चाहिए जो वाकई में हमारा है और वो हमारे लिए ही है तो उसके लिए हमें इस प्रकार की अनुनय विनय नीति से काम नहीं चलेगा। हमें सीधे ही साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ हैं उनका प्रतिक्रिया स्वरूप सीधे विरोध करके वो हमें उनसे लेना पड़ेगा। तो इस आधार पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई धारा का चलन हुआ जिसको उग्रवादी राष्ट्रवाद कहा गया। अब जैसे ही अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस उद्देश्य से उन्होंने इसके निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया था वो उद्देश्य से वो अब भटक रही है और लड़खड़ा रही है अपने खात्मे की ओर है। क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारतीय जनमानस में एक नई चेतना का संचार करे रही है। तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपेक्षा करना शुरू कर दिया और तो इन सारी बातों से आहत होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई धारा का उदय हुआ जिसको उग्रवादी राष्ट्रवाद कहा गया। उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है उसके जो उदय के कारणों में यदि हम देखें तो जो पहला है वो ये बनता है कि कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी शासन की जो उपेक्षापूर्ण नीति है उसके कारण भी इस धारा का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह विश्वास था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो अंग्रेजी हितों के अनुकूल हुई है, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा संस्था की आवश्यकता थी जो आम जनमानस और जो ब्रिटिश सत्ता है उसके बीच एक कड़ी का कार्य कर सके। लेकिन ऐसा अंग्रेजों को नहीं लग रहा था। उनको यह पूरा आभास हो गया कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक नई चेतना एक नई राजनीति का संचार कर रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे इसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। जैसे कि जो जॉर्ज हैमिल्टन है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजद्रोही संस्था है। लॉर्ड कर्जन है उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस अब धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और मेरे कार्यकाल में मेरे जीवन काल में रहते रहते मैं देखना चाहूँगा कि ये मृत्यु की शैया पे चली जाए। जब लॉर्ड डफरिन है उन्होंने भी ये कह दिया कि कांग्रेस है जो केवल अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति है उससे कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ जो इस नीति का कड़ा विरोध करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सक्रिय विरोध की नीति का समर्थन करता था। अगली यदि इसके कारणों में हम देखें तो जो उदारवाद की जो असफलता है जिसमें हमने शुरुआत में ये बताया कि जो उदारवादी है और उनकी जो कार्यशैली पद्धति है उसमें वो अनुनय विनय और प्रार्थना पत्रों और उनसे विनती के माध्यम से कोई भी कार्य या भारतीय की जो आर्थिक या राजनीतिक सामाजिक जो दुर्दशा है उसके बारे में इस प्रकार से उनके सामने वो रखते थे। तो वो एक तरीके से इस धारा के जो समर्थक हैं वो ये मानते थे कि जो उदारवादी हैं वो अपनी सारी बातों को एक ऐसी मनोदशा के साथ उनके समक्ष पेश करते हैं ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष, तो मानो जैसे कि कोई भिक्षा वृत्ति है, यानी जो स्वावलंबन जैसी चीज इसके अंतर्गत उनको नहीं दिखती थी। तो वो उदारवाद की जो असफलताएं हैं
उसको भी एक बड़ा कारण वो मानते थे। अगला जैसे भारत का राजनीतिक आर्थिक शोषण एवं प्राकृतिक प्रकोप, तो शुरू से ही हम ये जानते हैं कि जो भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसका केवल एक ही उद्देश्य था, किसी भी प्रकार से भारत में या भारतीयों का आर्थिक शोषण करना और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना। तो जैसे ही किसी प्रकार के जो सैन्य अभियान ये वगैरह वो चलाए जाते थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से जो भी टैक्स कर अतिरिक्त कर लगा कर भारतीय का वो आर्थिक शोषण करते थे। तो इन सारी बातों को धीरे धीरे हालांकि उदारवादियों ने स्पष्ट रूप से इनकी ओर ध्यान देना शुरू किया और भारतीय जनमानस के सामने उसको लाए भी, लेकिन जो उग्रवादी है वो इस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया के माध्यम से वो चाहते थे कि जो सैन्य अभियान है या जो आर्थिक जो फालतू की जो कर ब्रिटिश शासन लगा रही थी, तो वो यदि वो अपने फायदे के लिए लगा रही है तो उनके सोर्स डेवलप भी वो अपने संसाधनों से ही करे, लेकिन भारतीय संसाधनों से किसी प्रकार का कोई सोर्स वो डेवलप करे। तो भारतीय औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता, भारतीय शासनों में भागीदारी की निम्नता, इन सारी बातों से ये जो इसके जो समर्थक थे वो बड़े आहत हुए और उन्होंने राष्ट्रीयता के निर्माण की भावना पर बल देना शुरू किया। एक दूसरी तरफ यदि इनका तेजी से उभर कर आने में यह भी कारण था कि 1876 से 1900 के मध्य तक भारत में लगभग 18 बार अकाल पड़ा। तो ऐसे समय में जब भारत इतने लंबे समय तक अकाल की चपेट में रहा, तो इस ब्रिटिश सत्ता की वजह से उसके सुधार रूप में कोई भी प्रकार की नीति या योजना अमल में नहीं लाई गई। इन सारी बातों से ये बड़े आहत हुए और इन्होंने सीधी प्रतिक्रिया पर बल देना शुरू किया। एक चीज जैसे प्राकृतिक प्रकोप में जैसे प्लेग का फैलना, ऐसे कई सारी चीज थी जो महामारी का रूप ले चुकी थी और उनके ऊपर भी जिस ब्रिटिश शासन ने कोई एक्शन प्लान नहीं लिया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप इस उग्रवादी चरण की शुरुआत हुई। जैसे कि जो चापेकर बंधु हैं दामोदर एवं बालकृष्ण, उन्होंने जो अधिकारी रैंड और आमर्श की गोली मारकर हत्या कर दी, वो इसीलिए कर दी कि भयंकर प्लेग फैल रहा था और अंग्रेजी शासन ने उसकी तरफ कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया था। तो इन सारी बातों से आहत होकर कि भाई सारे संसाधन हमारे, भूमि हमारी, उसके बावजूद भी एक विदेशी शासन जो कि दुष्ट शासन है वो किसी भी प्रकार से हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से यदि उनका ध्यान इस ओर दिलाना है तो सीधा एक्शन करके प्रतिक्रिया के माध्यम से उनका ध्यान हम इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। रिसेंटली यदि हम कारणों में देखें तो जो लॉर्ड कर्जन थे, हालांकि माना जाता है कि अब तक भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासनकाल में सबसे बुरे जो वायसराय जो रहे हैं उनमें लॉर्ड कर्जन का नाम प्रमुख ऊपर आता है। तो लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी जो नीतियाँ थी, क्योंकि उनका जो 7 वर्ष का जो कार्यकाल है वो शासन, शिष्टमंडल, भूलों तथा आयोग का रहा है, जो कि भय और अहंकार पर पूर्ण रूप से आधारित था। तो उनकी जो भी प्रतिक्रियावादी जो नीति थी उससे भारतीय जनमानस को बड़ी भारी ठेस पहुंची और उस ठेस पहुंचने से इस उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है, जो ये चरण है, इसको बढ़ावा मिला। जैसे 1899 में जो कलकत्ता नगर निगम है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या घटाकर स्थानीय जो स्वशासन है उसकी मूल भावना पर प्रहार करना और जो फिजूल खर्ची है यानी भारतीय धन को फिजूल खर्ची में उड़ाना। जैसे 1903 में जो दिल्ली दरबार उन्होंने लगाया, जैसे कि उस समय भयंकर अकाल का सामना भारत कर रहा था, तो ऐसे में अपने राजाओं की अगुवाई में उस समय के हिसाब से बड़े लाखों रुपए खर्च करना एक मात्र ऐसी फिजूल खर्ची थी। यदि उस धन को इस दृष्टि से, विकास की दृष्टि से इस ओर लगाया जाता तो भारतीय जनमानस का काफी फायदा होता। और कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी जो नीतियाँ उनमें जो सबसे बड़ी थी वो है 1905 में बंग भंग की घोषणा करना, जो कि मूल रूप से उसका उद्देश्य ये था कि जो पूर्वी भाग है जो मुस्लिम है उनको पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन से काटना। हालांकि जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने इसको इस नाम दिया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उदारवादी जो चरण के बाद जब उग्रवादी चरण की शुरुआत हुई या उग्रवादी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई
तो जो बंगाल है वो इसका प्रमुख गढ़ बनता जा रहा है। तो इनको बांटने के लिए कि जो हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए, तो इस दृष्टि से उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल विभाजन की जो घटना है वो ऐसी घटना है जिसने इस और इस चरण को बढ़ाने पर प्रमुख रूप से जोर दिया। अन्य कारणों में यदि हम देखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, वो घटनाओं का भी प्रभाव है। जैसे कि 1868 के बाद जो जापान है, किस प्रकार से उसने विकास किया, डेवलप किया किसी की मदद के बिना, तो उसको एक वरदान के रूप में अपने आप किया गया, या उदाहरण के रूप में उसको लेते हुए भारतीयों के मन में भी ये उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है, इन्होंने यह विश्वास दिलाया, यह प्रचार किया कि जब जापान जैसा देश इतना विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अन्य घटनाओं में जैसे इथियोपिया, इटली जैसे साम्राज्यवादी देशों को हराना, 1905 में जापान द्वारा रूस को हराना आदि घटनाओं से भी यूरोप की जो अजयता का जो सिद्धांत था, उससे भी भारतीय जनमानस में यह बात सीखने को मिली कि जो ब्रिटिश शासन है वो वाकई में इतना अजय नहीं है जिसका सामना हम नहीं कर सकते। और जैसे जो उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका कुशल नेतृत्व जिसने भी इस चरण को सही दिशा की ओर बढ़ाया था। और यह जो राष्ट्रवादी चरण है ये ऐसा चरण है जो कि स्वदेशी बहिष्कार, इन पर बड़ा जोर इनका रहता था, स्वदेशी शिक्षा हो और भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता और अपनी संस्कृति का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार करना। तो इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव जैसे कार्यक्रमों का उनके संचालन किया। तो ऐसे ढेर सारे कारण हैं जिसने कि इस उग्रवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो ये वो सब कारण हैं जिनके कारण उदारवादी राष्ट्रवाद के बाद उग्रवादी राष्ट्रवाद को सही दिशा में चलने के लिए इनको प्रेरित किया। अब यदि हम इसकी जो उद्देश्य और यदि पद्धतियों को देखें तो जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है उसने स्वराज को अपना हमेशा उद्देश्य निश्चित किया और उसी के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित किया, पूर्ण स्वराज का। इसके लिए उन्होंने संवैधानिक साधनों का नहीं बल्कि उग्र पद्धतियों का प्रयोग काम में लिए जाने की सलाह सबको दी और उसको एक पद्धति के रूप में भी अपने आप में शामिल किया। इन्होंने अपने उद्देश्य और पद्धतियों में सर्वप्रथम यह माना कि जो ब्रिटिश शासन है वो कोई कल्याणकारी शासन नहीं है, इसलिए इस आधार पर उसको कभी भी हमें सहयोग नहीं करना है, उसको हमेशा असहयोग करना है। उग्रवादियों ने जो उदारवादी है उनकी जो स्वाभिमान एवं स्वावलंबन से अपने अधिकारों की प्राप्ति की आकांक्षा उनको बिल्कुल भी नहीं थी। यानी उदारवादियों की जो क्षमा याचना और दया की जो भावना के आधार पर उन्होंने अपनी जो पद्धतियाँ और अपने जो कार्यक्रम संचालित किए थे उनसे इनका कोई ना तो समर्थन था ना ये उससे वास्ता रखते थे। ये मानते थे कि जो हमारा है, जो हमारे स्वयं का है, उसको हम किसी दया भावना से नहीं, उसको पूर्ण रूप से हमें आत्मनिर्भरता से हमें प्राप्त करना चाहिए। और इसी आधार पे इन्होंने कई किताबें भी लिखी, जैसे तिलक है उनकी गीता रहस्य, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, जिसमें कि भारतीय धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। और कांग्रेस के जो संकुचित जो आधार था उसको विस्तृत किया जाना पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने बोला कि कांग्रेस अब अपने आप में एक ऐसा राष्ट्रीय एक संस्था बन चुकी है जिसको हम प्राथमिक रूप से केवल शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं रख सकते। तो जो उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है, इसी के कारण जो कांग्रेस है उसका क्षेत्र विस्तृत किया गया, उसकी सदस्यता शुल्क को कम रखा गया, जिससे कि आम भारतीय जनमानस की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्रमुख जो उद्देश्य के साथ साथ उनकी जो पद्धतियाँ हैं वो उसमें के अंतर्गत इन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवाद में बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध और विदेशी माल का बहिष्कार करना आदि चीज़ों को प्रोत्साहन देकर अपनी भावना को सुदृढ़ किया और आम भारतीय जनमानस में अपनी जो पद्धतियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार
किया। तो इस प्रकार से जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है वो स्वावलंबन एवं आत्मलंबन का मार्ग अपनाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना चाहते थे। तो एक तरीके से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर ये उग्रवादी राष्ट्रवाद का जो चरण है वो ये मानता था कि हमें स्वावलंबन बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उसी के आधार पे जो वाकई में हमारा है, चाहे विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी शासन चाहे लाख बुरा हो, वो उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होकर जीवन जीना सीखते हैं। तो इस आधार पर उग्रवादी राष्ट्रवाद जो कि 1919 तक चला, तो उसके बाद फिर गांधीवादी राष्ट्रवाद या गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। तो आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है उसमें यही है कि उग्रवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख जो नेता हैं वो कौन है, उग्रवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, उग्रवादी राष्ट्रवाद मुद्दे के प्रमुख कारण कौन से रहे हैं, और इनकी जो शैली थी कार्य करने की, और किस प्रकार से इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद में के आंदोलन में समय समय पर किस प्रकार से योगदान दिया, वो सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए उग्रवादी राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ की कार्यशैली, तो जैसे जैसे धीरे हम राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में जहाँ भी उग्रवादी राष्ट्रवाद से संबंधित कोई भी घटना या कोई भी नेता के बारे में हमें देखने पढ़ने को मिलेगा, तो उस समय टॉपिक वाइज उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।